हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप वेल। मैं विकास कुशवाहा आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम पॉलिटिक्स में इन तीनों चीज़ों की क्या रोल है, क्या अहमियत है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और जो कि आज जैसा कि हम देखते हैं विश्व के सामने एक बहुत ही मतलब ये कह सकते हैं कि एक क्रिटिकल कंडीशन आया है महिलाओं की स्थिति के बारे में, कि वुमेन के साथ जो कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं जेंडर की। सबसे पहले जेंडर की बात करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, आज के समय में अगर हम बात करते हैं महिलाओं की स्थिति की, तो जैसे कि बचपन से ही मतलब बॉय चाइल्ड हो, गर्ल चाइल्ड हो, दोनों को साथ साथ धीरे धीरे करके उनका लालन पालन, जैसा कि आगे वो बढ़ते हैं, बड़े होते जाते हैं। लेकिन आगे चल के ऐसा माना जाता है कि महिलाओं का काम होता है घर की देखभाल करना, बच्चों का पालन पोषण करना, घरेलू काम करना, खाना बनाना, बर्तन धुलना। ऐसा लोगों का ये मानना है। ऐसा नहीं है कि ये काम पुरुष नहीं कर सकते। दोस्तों, ये काम पुरुष भी करते हैं, और इवन हमें पता होना चाहिए कि अगर इन्हीं काम के बदले में जब पैसे की बात आती है तो ये काम पुरुष भी करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं जितने भी मैक्सिमम टेलर होते हैं वो पुरुष होते हैं, मेंस होते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि जितने भी कुक होते हैं वो भी कौन होते हैं, जेंडर वाइज बात करते हैं तो मेल ही होते हैं। तो इस तरह से अगर बात जब पैसे की आ जाती है तो ये काम मेन भी कर सकते हैं, यानी सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुष भी करते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि महिलाएं ही सिर्फ घरों की काम करती है, महिला भी बाहर का काम कर सकती हैं। आज के समय में हम देखते हैं कि ऑफिस में काफी जगह पे, बड़े पोस्टों पे भी महिलाएं दिखाई देती हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल अपने विचारों की, ट्रेडिशनल थिंकिंग की, तो वहां पे यही माना जाता है कि हाँ, महिलाओं का काम है घरेलू वर्क करना और पुरुषों का काम है बाहर काम करना। जबकि आमतौर से हम बता देते हैं कि महिलाएं जो है पुरुषों से 1 घंटा ज्यादा काम करती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जान के आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच्चाई है कि महिलाएं जो है घरेलू स्तर पे ही, लेकिन वो पुरुषों से 1 घंटा, अगर हम सर्वे के अनुसार कहते हैं तो 1 घंटा ज्यादा काम करती है। लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं के कामों को वैल्यू नहीं दी जाती है, ठीक है। जैसे कि दूर से पानी ले आना, घर में लकड़ियां बटोरना, चूल्हे चौके के लिए बर्तन धुलना, कपड़े धुलना, खाना बनाना, बच्चों का लालन पालन करना, पालन पोषण करना, ये सब अगर हम बात करते हैं तो महिलाएं 1 घंटा ज्यादा काम करती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो काम है वो पेड वर्क के अंतर्गत नहीं आता। इसके बदले में कुछ उन्हें पैसे नहीं मिलते, कुछ इनका मतलब देश के अगर हम इनकम की बात करते हैं तो उसमें इनके काम को बिल्कुल योगदान न के बराबर माना जाता है। और यही वजह है कि महिलाओं का जो हमारे देश में या फिर हमारे जो आउटर जो कुछ भी मतलब यहाँ पे चलता है, उसमें अगर हम रोल की बात करते हैं तो इनकी भूमिका बिल्कुल 0 के बराबर है या बिल्कुल मिनिमम है। इवन साथ ही साथ हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स में भी महिलाओं की जो भूमिका है वो भी बिल्कुल ही नगण्य है, बिल्कुल कम है, ठीक है। बहुत पहले के समय में आपने सुना होगा कि पुरुषों को ही वोटिंग का अधिकार था, यानी बाहर के किसी भी फैसले का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का था, महिलाओं का नहीं। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे महिला ऑर्गेनाइजेशंस ने, बहुत सारे फेमिनिस्ट लोगों ने, ये लोग मूवमेंट स्टार्ट किए, महिलाओं के इक्वल राइट्स के लिए काफी ज्यादा डिमांड किए। तब जाके धीरे धीरे ये बदलाव हुआ, एक बदलाव की आती चली और महिलाओं को भी वोटिंग का राइट्स मिल गया। नहीं तो पहले के समय में इनको ये अधिकार भी नहीं मिलता था, इससे भी वंचित रखा जाता था। आइए कुछ और भी ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं महिलाओं के ऐसे ही अगर इन्हीं अधिकारों के बारे में, तो सबसे पहला चीज हम क्या पाते हैं कि आज के समय में अगर हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो 54% जो है वो फीमेल का लिटरेसी रेट है, और जबकि वही अगर पुरुषों की बात करते हैं तो 76% जो है ये मेल का लिटरेसी रेट है। लिटरेसी रेट मतलब अगर शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महिलाओं का काफी कम है और पुरुषों का ज्यादा है, ठीक है। ये दिखाता है कि महिलाओं के साथ किस तरह से हमारे देश में, हमारे भारत देश में इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं कि अगर कभी भी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या किसी भी तरह का रिजल्ट निकलता है तो आप पाते हो कि सबसे ज्यादा अगर बढ़िया बात करते हैं तो महिलाओं का या लड़कियों का जो परफॉर्मेंस होता है वो लड़कों की अपेक्षा काफी बेहतर होता है। और हम ये कह सकते हैं कि हाँ, लड़कियां जो है काफी आगे बढ़ रही हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी ध्यान देना होगा कि जब हायर स्टडीज की बात आती है, जब बाहर पढ़ाई के लिए भेजने की बात आती है, और अगर किसी परिवार के पास लिमिटेड रिसोर्स हैं और भेजने की बात आती है, तो ऐसे सिचुएशन में वो बॉयज को भेजते हैं, ठीक है, और गर्ल्स को रोक लेते हैं। क्योंकि आज भी परिवार में ये धारणा है कि जो बॉयज होंगे वही चल के आगे चल के इनका देखभाल करेंगे, पेरेंट्स की देखभाल करने वाले हैं,
और यही सोच उनको कहीं ना कहीं पीछे रोक लेती है। और वो लड़की जो कभी रिजल्ट में हाई स्कूल इंटरमीडिएट में काफी आगे नंबर लाती थी, लेकिन उन्हें आगे हायर स्टडीज के लिए कहीं ना कहीं पढ़ाई को ड्रॉप करना पड़ता है। ये सच्चाई है दोस्तों। तो ये देखते हैं हम सेकेंड पॉइंट में कि जब भी आउटर स्टडीज की बात होती है, जब भी आउटर स्टडीज की बात होती है, तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ मेल या बॉयज को ही प्रधानता दी जाती है और गर्ल्स को रोक दिया जाता है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर आज के समय में हाईली पेड जॉब और हायर पोस्ट वाले जॉब की बात करते हैं, हायर पोस्ट वाले जॉब की बात करते हैं, तो इन पे महिलाओं का जो योगदान है, वुमेन की बात करते हैं, तो ये काफी कम, बहुत ही लेस मात्रा में ये दिखाई देती हैं। कारण अभी हमने बताया कि जब आउटर स्टडीज या फिर आगे की पढ़ाई की बात करते हैं, हायर स्टडीज, आउटर स्टडीज और आप हायर स्टडीज भी कह सकते हो इसे, तो जब इसकी बात आती है तो लड़कियों को पढ़ाई से रोक दिया जाता है, ड्रॉप आउट करना पड़ता है कॉलेज से। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हाईली पेड जॉब और हायर पोस्ट पे इनका स्थान कहाँ बन पाएगा। तो ये थर्ड पॉइंट हम पाते हैं कि महिलाओं के साथ किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में होता है। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, तो फोर्थ पॉइंट पे हम पाते हैं कि इक्वल वेज एक्ट या रिन्यूमरेशन एक्ट भी कहते हैं, रिन्यूमरेशन एक्ट, ये बोलता है 1976 में बना था और इसने बोला कि चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, सबको इक्वल काम के लिए इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन आज भी हम पाते हैं कि फैक्ट्रियों में, खेतों में या किसी भी जगह पे, चाहे वो फिल्म से लेके स्पोर्ट्स तक की बात करते हैं, तो हर जगह पे समान काम के लिए महिलाओं को कम सैलरी मिलती है और पुरुषों को ज्यादा मिलती है। हालांकि काम समान होता है, बल्कि मैंने पहले ही बताया कि महिलाओं का काम पुरुषों की अपेक्षा 1 घंटा ज्यादा ही होती है, लेकिन इनको फिर भी क्या है, सैलरी कम मिलती है, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, यानी इक्वल वेज की बात यहाँ पे नहीं होती। हालांकि रूल कहता है मिलना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो आज के समय में लोगों की मानसिकता इस हद तक, कुछ लोगों की मानसिकता इस हद तक नीचे गिर जाती है कि वो अपनी इंसानियत तक को भुला देते हैं और सिर्फ बॉय चाइल्ड के चाहत में वो गर्ल चाइल्ड को जन्म लेने से पहले ही एबॉर्शन करा देते हैं। ठीक है, ऐसा भी कुछ क्षेत्रों में देखा जाता है कि गर्ल चाइल्ड आर एबॉर्टेड। और यही रीजन है कि जब हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो ये हमारे देश में 9:14 है, जो कि बहुत ही ये हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में काफी ज्यादा ये परेशानी का कारण बन सकती है। सेक्स रेशियो दोस्तों वो होता है कि 1000 बॉय चाइल्ड के तुलना में गर्ल चाइल्ड की संख्या कितनी है। ठीक है, अगर हम देश की बात करते हैं तो 914 है, जो कि काफी ज्यादा चिंताजनक विषय है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी है जहां पे ये और भी कम है, जैसे हरियाणा, राजस्थान, वहां पे ये संख्या आप पाओगे कि 850 और इवन 800 तक भी पहुंच गया है, जो कि एक बहुत बड़ा चिंताजनक विषय है। तो ये हमारे देश में ऐसा एक क्रिटिकल कंडीशन, ये सब महिलाओं के साथ अभी भी भेदभाव की चीजें पाई जाती हैं, अभी भी पूरी तरह से ये समाप्त नहीं है। हालांकि सरकार इसके खिलाफ बहुत ज्यादा सख्त कदम उठा रहा है, बहुत सारे पॉलिसीज बना रहा है, नियम कानून बना रहा है, लेकिन अभी उन्हें चलने में, अभी उन्हें पूरी तरह से लागू होने में काफी ज्यादा समय लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने देखा कि ये सारी चीजें ये पाई जाती हैं। अगर हम बात करते हैं कि अगर इनकी स्थिति के बारे में, तो आज भी कुछ ऐसे देश हैं जैसे स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, यहाँ पे महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी है। चलो ये दोस्तों, आज हम बात करते हैं अब इसके आगे पॉलिटिकल सिचुएशन की क्या स्थिति है, पॉलिटिक्स में महिलाओं की क्या स्थिति है। अगर हम बात करते हैं पॉलिटिक्स, ये हो गया आमतौर से हमारे डेली के लाइफ में, हम लोग अपने आसपास ये सारी चीजें देख सकते हैं। लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स में अगर लोकसभा में कभी भी 10% को भी पार नहीं करता, यानी महिलाओं की जो स्थिति है वो 10% से हमेशा नीचे होती है, ऐसा सर्वे में पाया जाता है। अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, स्टेट असेंबली में भी अगर महिलाओं का हम परसेंटेज देखते हैं तो वो हमेशा 10% से नीचे ही होता है। और दोस्तों, जब हमारे यहाँ
पार्लियामेंट में, जो कि लेजिस्लेटिव सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि वहीं पे सारे नियम कानून बनाए जाते हैं। और जब वहां उस इंपॉर्टेंट विधायिका जहां पे नियम कानून को पास किया जाता है, अगर वहां पे महिलाएं होंगी ही नहीं, तो फिर महिलाओं के विषय में सोचेगा कौन, महिलाओं के विषय में नियम कानून बनाएगा कौन। और यही वजह है कि महिलाओं की स्थिति, चूंकि यहाँ लोकसभा और ये हम देख सकते हैं विधानसभा यहाँ पे काफी कम है, तो इसलिए महिलाओं से रिलेटेड कोई भी नियम कानून पास ही नहीं हो पाता। महिलाओं के ग्रोथ के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए कुछ भी अच्छा सा नियम कानून नहीं बन पाता। जबकि वहीं हम कुछ देशों की मतलब आगे बढ़े हुए या डेवलप्ड देशों की बात करते हैं, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, इन सब जगहों पर महिलाओं की भूमिका काफी अच्छी है। ठीक है, तो इसके खिलाफ जो हमारे देश में कुछ ऐसे फेमिनिस्ट का मतलब ये होता है दोस्तों कि ऐसे लोग जो कि महिला और पुरुष दोनों के बराबर अधिकारों की बात करें, यानी ऐसे लोग जो महिलाओं के बराबर, पुरुषों के बराबर अधिकार की बात करते हो, इसके लिए मूवमेंट करते हो, उन्हें बोलते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट का मतलब ऐसा मूवमेंट जिसमें महिलाओं के इक्वल राइट्स के लिए डिमांड किया जाए और इनके आवाज को उठाया जाए, दैट इज द फेमिनिस्ट मूवमेंट। ठीक है, हालांकि ये सब चीजें हुई हैं, काफी ज्यादा इसमें चेंजेस हुआ है और सबका ये मानना है कि महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, और लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आज के समय में भी अभी भी जो हमारे यहाँ का सोसाइटी है वो है पैट्रियार्कल सोसाइटी। आज के समय में भी हमारे यहाँ का जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है। पैट्रियार्कल सोसाइटी मतलब पितृ प्रधान देश, एक ऐसा देश जहाँ पे पुरुषों की भूमिका यानी पिता प्रधान होता है, माता नहीं। यानी परिवार में अभी भी जो मेन गार्जियन होता है वो पिता होता है। अभी भी हमारी सोसाइटी वही बनी हुई है। हालांकि अगर हम बात करते हैं, काफी लोगों ने कहा कि अगर इस लोकसभा और ये स्टेट असेंबली में अगर इनकी भूमिका, इनका सीट बढ़ा दिया जाए, चाहे कैसे भी करके, चाहे रिजर्वेशन के थ्रू या किसी भी थ्रू, तो हमारे यहाँ कुछ न कुछ चांसेस हो सकती हैं। हालांकि इसके लिए बहुत सारा प्रपोजल भी रखा गया, 2 दशक से भी ज्यादा समय हो गया ये प्रपोजल में डिस्कशन होता है, लेकिन अभी तक ये कोई बिल पास नहीं हुआ। आपको जान के ये बात थोड़ी बहुत तसल्ली होगी कि अगर हम बात करते हैं अपने लोकल गवर्नमेंट की, तो लोकल गवर्नमेंट में म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत, इसमें महिलाओं को 1/3 सीट का रिजर्वेशन दे दिया गया है। हालांकि यहाँ पे महिलाओं को 1/3 सीट आरक्षित कर दिया गया है और यही वजह है कि आज के समय में हम पाते हैं कि हमारे इंडिया में 10 लाख कम से कम महिलाएं ऐसी हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हमारे यहाँ काम कर रही हैं। लेकिन यही लोगों का मानना है, फेमिनिस्ट का यही कहना है कि जैसे 1/3 आपने आरक्षण यहाँ पे दिया है, वैसे ही 1/3 आरक्षण लोकसभा और स्टेट असेंबली में दिया जाए। लेकिन ये इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि बात यहाँ पे देश के इंटरेस्ट की है और इसलिए इसमें डिस्कशन होना काफी स्वाभाविक है। डिस्कशन होता है लेकिन अभी तक कोई फाइनल रिजल्ट नहीं बन पाया। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये हमारा जेंडर से रिलेटेड टॉपिक कवर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलीजन की। दोस्तों रिलीजन की बात करते हैं, जैसा कि भारत देश में तरह तरह के बहुत सारे रिलीजन के लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तरह तरह के लोग हैं और सब लोग कहीं ना कहीं अपने बेहतर की उम्मीद करते हैं, अपने बेहतर भविष्य के लिए सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है कि सरकार इनकी भलाई के बारे में सोचे। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स की बात आती है तो पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं रिलीजन को शामिल कर लिया जाता है। महात्मा गांधी ने एक बार ये बात बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी हम रिलीजन को, कास्ट को पॉलिटिक्स से दूर नहीं कर सकते और उनका ये बोलना कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्य है। ठीक है, रिलीजन की बात करते हैं दोस्तों, तो और भी कुछ चीजें हम पाते हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत एक वर्ड आता है कम्युनलिज्म। एक वर्ड आता है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या कहता है कि जब कोई एक कम्युनिटी के लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिटी विशेष या अपनी स्पेसिफिक कम्युनिटी के सुपीरियरिटी की बात सोचते हैं कि हम लोग सुपीरियर हैं, दूसरे कम्युनिटी के लोग इनफेरियर हैं, हम लोग जो है सिर्फ अपनी ही भलाई के बारे में सोचे, भले ही उसके सामने दूसरे की भलाई, दूसरों का नुकसान होता हो, ऐसे सिचुएशन में ये कम्युनलिज्म, ये सांप्रदायिकता सामने आती है। जब एक कम्युनिटी के लोग अपने आप को दूसरे लोगों से अलग छांट लेते हैं,
सिर्फ ये सोच के कि हमारा बेहतर हो, हमारा भला हो, दूसरों का न हो, या दूसरे से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसी को हम बोलते हैं कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता। ठीक है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। कभी कभी तो इसके बहुत ही बुरे भी प्रभाव पड़ जाते हैं, जैसा कि 1947 में एक वो दंगा हुआ था जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, ये उसी कम्युनलिज्म का रूप था। तो इस कम्युनलिज्म के तहत हम क्या क्या पाते हैं कि ये कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स, वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स में भी ये सांप्रदायिकता कहीं ना कहीं अपना रोल दिखाता है। जैसे कब, ध्यान से सुनिएगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जब एक कम्युनिटी विशेष के लोग अपने आप को सुपीरियर महसूस करते हैं ओवर अदर, जब दूसरे लोगों के ऊपर, दूसरे लोगों की अपेक्षा अपने आप को ये सुपीरियर महसूस करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे पॉलिटिक्स में भी कम्युनलिज्म का पाना स्वाभाविक है। सेकेंड होता है कि जब ये दूसरों के ऊपर यानी अपने स्पेसिफिक कम्युनिटी को क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट की बात करते हैं, मेजोरिटेरियन पावर की बात करते हैं कि हमारी संख्या ज्यादा है तो सरकार हमारा होगा, सत्ता हमारा होगा, पावर हमारा होगा। ठीक है, यानी दूसरों के ऊपर क्या होगा, हमारा डोमिनेंस होगा, एंड डोमिनेंस ओवर अदर। तो यहां पे भी हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स में ये कम्युनलिज्म का ये सेकेंड रूप है। पहला क्या है कि जब ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी सुपीरियरिटी की बात सोचते हैं दूसरों के ऊपर। दूसरा क्या कहता है कि जब ये मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट की बात करते हैं कि हमारा मेजोरिटी ज्यादा है तो सिर्फ हमारा गवर्नमेंट होना चाहिए, पावर हमारे हाथों में होना चाहिए, और ये दूसरों के ऊपर अपने डोमिनेंस, अपनी छत्र छाया, मतलब दूसरे लोग हमारे छत्र छाया में रहेंगे, अगर इसकी बात करते हैं तो इसे भी पॉलिटिक्स के अंतर्गत हम लेते हैं। तीसरा, कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि इलेक्शन के टाइम में सेक्रेड सिंबल्स, पवित्र religious leaders and emotional appeal। कैसा अपील? फियर ऑफ रिलीजन। कई बार ऐसा भी पाया जाता है दोस्तों कि हमने बात किया कम्युनलिज्म का, कई बार ऐसा भी पाया जाता है कि इलेक्शन के टाइम में बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने पवित्र जो भी रिलीजन होता है उसको बार बार सहारा लेते हैं, उसका सपोर्ट लेते हैं। ठीक है, कि जैसे किसी भगवान, देवी देवता या फिर मंदिर या फिर मस्जिद, इन सब चीजों का, पवित्र चीजों का सहारा लेते हैं। रिलीजियस लीडर, धार्मिक जो नेता होते हैं, इनका सहारा लिया जाता है, और साथ ही साथ इमोशनल अपील भी करते हैं, फियर ऑफ रिलीजन की हमारा धर्म खतरे में है, आइए आप लोग हमसे जुड़ जाइए। इन सब चीजों का भी सहारा लेते हैं इलेक्शन में अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए। यानी कि यहां भी हम पाते हैं कि कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में दिखाई देता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट बात करते हैं कि कई बार ये कम्युनलिज्म अपना अगली रूप ले लेता है जिसे हम बोलते हैं कम्युनल राइट्स। यानी कि इस कम्युनलिज्म का सबसे बुरा रूप तो तब होता है जब इसी कम्युनिटी के आधार पे, इसी सुपीरियरिटी की लड़ाई में जब एक बहुत बड़ा वायलेंस हो जाता है, खून खराबा हो जाता है, और एक धर्म के लोग, एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी के ऊपर उसके दुश्मन बन जाते हैं और आपस में एक दूसरे का संहार करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही एक दंगा आपके सामने एग्जाम्पल है 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। ठीक है, तो ये इस कम्युनलिज्म का सबसे अगली फॉर्म है। तो दोस्तों हमने कम्युनलिज्म के बारे में ये 4 पॉइंट बताया जो कि कब कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में जब बहुत सारे फॉर्म्स के रूप में दिखाई देता है। पहला जब ये सुपीरियरिटी की बात करते हैं, दूसरा जब मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट की बात करते हैं, तीसरा है कि जब ये सेक्रेट सिंबल्स और धर्म के फियर की बात करते हैं, और चौथा कहता है कि ये सबसे बुरा रूप तब लेता है जबकि ये दंगा या राइट्स की बात आती है। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि ये रिलीजन मतलब कम्युनलिज्म किस तरह से रूप लेता है पॉलिटिक्स में।
ठीक है। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों को इसका आभास था कि कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन सामने आ सकती है, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने काफी ज्यादा सोच समझ के एक बहुत ही अच्छा प्री प्लान तरीके से हमारे देश में इन लोगों ने एक काम किया था, एक अच्छा चीज किया था कि हमें बोला जाता है इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री या सेकुलर स्टेट। ये दोस्तों इसी की वजह से काफी ज्यादा इसका प्रभाव आए दिन कम होता है। क्यों? इसका मतलब क्या है? सेकुलर, सेकुलर का मतलब है कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हमारे देश का कोई भी क्या ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने ये साफ तौर पे क्लियर किया था कि हमारे देश में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसा कि हम पाते हैं हमारे यहाँ कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसा कि हम पाते हैं श्रीलंका में जैसे बुद्धिस्ट है, पाकिस्तान में मुस्लिम है, इस्लाम है, अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड में तो क्रिश्चियनिटी है, लेकिन इंडिया में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ये काफी ज्यादा बहुत ही बेहतर कदम उठाया गया था जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, इसको शेप दिया। ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कहता है कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि सारे लोग फ्री हैं, वो किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म को फॉलो करें, जब चाहे चेंज कर ले, किसी भी धर्म को चेंज करें, किसी भी धर्म को अपनाएं। यानी कि कोई भी सरकार बीच में नहीं आएगा, गवर्नमेंट बीच में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये भी हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ यहाँ पे वर्णित किया है। थर्ड पॉइंट कहता है कि ये जो है ये इसमें क्या है कि कोई भी लोग अपना कुछ भी किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ये लोग फ्री हैं। थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर किसी भी तरह से रिलीजन के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से प्रोहिबिट करता है, मना करता है किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दोस्तों थर्ड पॉइंट कहता है इसके अंतर्गत, सेकुलर के अंतर्गत, कि हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ये पूरी तरह से मना करता है कि धर्म के आधार पे किसी का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ चौथा बात ये कहता है कि अगर सरकार को ये आदेश देता है कि आप स्ट्रिक्ट कदम उठाइए, नियम और कानून बनाइए कि सबके धर्म को इक्वल राइट्स मिले, किसी भी धर्म के साथ कोई भी भेदभाव की बात ना हो, सबको बराबर का राइट मिले, इक्वल राइट्स के लिए सबको ये पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन आदेश देता है कि सारे धर्मों को, ऑल रिलीजन्स, इक्वल राइट्स मिले। इसी के तहत यानी अगर कहीं भी किसी एक धर्म के साथ कुछ बुरा होता है तो ऐसे में स्टेट पूरी तरह से बीच में आ सकता है, गवर्नमेंट बीच में आ सकता है। ठीक है ना दोस्तों। जैसा कि पाते हैं बैन इन, इसका एग्जांपल है बैन इन अनटचेबिलिटी, छुआछूत के खिलाफ जैसे गवर्नमेंट बीच में आया, नियम कानून बनाया और इसको समाप्त करने के लिए एक लड़ाई लड़ी। ठीक है दोस्तों, तो ये है सेकुलर स्टेट। इसके तहत सामंजस्य बिठाने में आसानी हुई हमारे देश को। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कास्ट की। जेंडर हुआ, रिलीजन हुआ, अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज द कास्ट। जैसे कि हम बात करते हैं रिलीजन के अंतर्गत, अगर हिंदू की बात करते हैं तो हिंदू में भी अब तरह तरह के कास्ट की बात आती है, जाति प्रथा। जैसे रिलीजन वाला बात मुद्दा था कि रिलीजन को लेकर लोगों के बीच में क्या है, आपस में अस्थिरता है कि नहीं हम लोग सुपीरियर हैं, दूसरे लोग क्या इंफीरियर है। वैसे ही कास्ट भी आता है और कास्ट का भी पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि आज के समय में हम पाते हैं बहुत सारे नेता, बहुत सारे ये जो लोग भी मतलब लीडर्स होते हैं, ये लोग कास्ट को लेके भी अपना पॉलिटिक्स करते हैं। जैसे कुछ एक हम लोग ऐसे लीडर पाते हैं जो लोग सिर्फ स्पेसिफिक एक ही कास्ट के विषय में सोचते हैं। ठीक है, अब हम किसी ऐसे पार्टी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आप लोग पता होगा ऐसे पार्टियां कुछ मिलती हैं जो स्पेसिफिक सिर्फ एक ही कास्ट के विषय में सोचती हैं। तो बस वही बात करते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे जब भी कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, जब ये कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़ा करना होता है तो ये इस बात को हमेशा माइंड में रखते हैं कि किस क्षेत्र से किस कैंडिडेट को उठाया जाए, किस कास्ट के कैंडिडेट को उठाया जाए कि उस कास्ट के वोट्स को ये पूरी तरह से गेन कर लें। यानी जिस कास्ट का क्षेत्र होगा उसी कास्ट के कैंडिडेट को ये लोग उठाने का भरसक प्रयास करते हैं। यानी कैंडिडेट का जब भी नामांकन करना होता है, कैंडिडेट ऑफ सेम कास्ट, जिस भी क्षेत्र में कैंडिडेट उठाना होता है, ठीक है,
कैंडिडेट ऑफ सेम कास्ट, जिस भी क्षेत्र से कैंडिडेट उठाना होता है तो उस क्षेत्र के टोटल जो कास्ट के लोग होते हैं उसी कास्ट का कैंडिडेट को उठाने की कोशिश करते हैं लोग, ताकि पूरा वोट इन्हें मिल जाए। सेकेंड नंबर की बात करते हैं तो, और ये जो पार्टीज होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट, और ये जो कैंडिडेट हैं ये अक्सर लोगों के बीच में इलेक्शन में अपनी पार्टी को जिताने के लिए ये लोग कास्ट से रिलेटेड सेंटिमेंट्स की भी बात करते हैं कि हमारे कास्ट का अस्तित्व खतरे में है, हमारे कास्ट के लोगों को एक होना चाहिए, और इस तरह से करके ये लोग इलेक्शन में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम पा रहे हैं कि पॉलिटिक्स में भी कास्ट का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। यानी पॉलिटिक्स से कास्ट को, रिलीजन को जैसे गांधी जी ने बोला था अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही पॉलिटिक्स को भी बोला था, कास्ट को भी बोला था कि कभी अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ पे हम पा रहे हैं कि देखिए जगह जगह पे कैंडिडेट उठाते समय भी हम लोग कास्ट के बारे में सोचते हैं, फिर यहाँ पे सेंटिमेंट्स अपील की बात होती है। इसके अलावा जब गवर्नमेंट सरकार बनाने की बात आती है तो किस जगह से किसको, मतलब किस किस जगह से किस रिप्रेजेंटेटिव को रखा जाए ये भी ध्यान रखना पड़ता है, ताकि वहां के कास्ट के लोगों को ये पूरी तरह से शांत रख सके, स्थिर रख सके, और इस तरह से इनका सारा गवर्नमेंट ठीक ठाक चल सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है। लेकिन वो तो हमारे देश की डेमोक्रेसी की बात है कि हमारा देश का डेमोक्रेसी इतना ज्यादा डीपनिंग है, इतना ज्यादा बेहतर है कि इतना सब होने के बावजूद भी कुछ चीजें पे हमें गर्व होता है। पहला बात यह है कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसके पास किसी एक कास्ट का पूरा बहुमत, पूरा मेजोरिटी हासिल हो। नहीं, किसी भी एक कास्ट में अगर 100 सीट है तो 100 वोटर्स हैं, तो 100 वोटर्स का वोट कोई भी एक पार्टी अकेले नहीं पाता। कोई भी 100% कॉन्फिडेंस नहीं कर सकता कि नहीं पूरे 100 लोगों का वोट हमें मिलेगा। इतना तो है, ये हमारे डेमोक्रेसी की बात करता है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि अगर कोई पार्टी ये बोलता है कि मेरे पास इस कास्ट का वोट बैंक है, तो वोट बैंक का मतलब ये नहीं होता कि उस कास्ट का सारा वोट आपको मिलेगा। जी नहीं, वोट बैंक का मतलब ये हुआ कि उस कास्ट का मेजॉरिटी वोट वो हमें मिलने वाला है, दैट इज द वोट बैंक। थर्ड पॉइंट कहता है कि हमारे देश की डेमोक्रेसी की ज्यादा अगर डीपनिंग की बात करते हैं तो इससे बेहतर क्या होगा दोस्तों, कि जो भी हमारे यहाँ रूलिंग एमपी और एमएलए होते हैं इनके इलेक्शन को हारने का चांसेस काफी ज्यादा होता है। मतलब वो रूलिंग में है लेकिन उसके बावजूद भी उनमें इलेक्शन को हारने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है। यानी ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है हमारे यहाँ एक रियल डेमोक्रेसी है, एक ग्रेट डेमोक्रेसी है। ठीक है दोस्तों, तो यानी ये कास्ट पॉलिटिक्स में है लेकिन इसका उतना ज्यादा रोल नहीं हो पाता क्योंकि हमारे यहाँ के लोग फिर भी समझदार हैं, और आने वाले समय के साथ साथ धीरे धीरे लोगों की जागरूकता बढ़ते जा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब पॉलिटिक्स इन कास्ट। जैसे पॉलिटिक्स में कास्ट का रोल था, अब कह रहा है कि कास्ट में भी पॉलिटिक्स इन कास्ट, यानी अब कास्ट के अंदर भी पॉलिटिक्स हो रहा है। देखो दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। इसका मतलब ये कहता है कि बहुत सारे कास्ट, बहुत सारी जातियां ऐसे हैं कि अगल बगल के सब यूनिट्स, अगल बगल की उप जातियों को अपने साथ मिला के एक बिगर यूनिट बनाना चाहती हैं। ठीक है, यानी ये क्या चाहती हैं कि ऐड करना चाहती हैं किसको, सब कास्ट को, सब कास्ट उप जातियों को अपने साथ ऐड करके टू फॉर्म बनाना चाहती हैं ए बिगर यूनिट, एक बड़ा यूनिट बनाना चाहती हैं। ठीक है। सेकंड कहता है कि कास्ट ग्रुप समटाइम्स, ये क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो कास्ट ग्रुप्स हैं, बहुत सारे कास्ट हैं, ये आपस में मिलके कोलिशन बनाते हैं। क्यों? टू फॉर्म अ गवर्नमेंट की जब भी बात आती है इलेक्शन के मद्देनजर बहुत सारे कास्ट के लोग आपस में क्या कर लेते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं, गठबंधन की बात कर लेते हैं। तो कास्ट ग्रुप ऑफन, कई बार ऐसा भी होता है कि ये लोग कोलिशन कर लेते हैं, यानी कि आपस में गठबंधन कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है एक नए तरह का इलेक्शन में मेजोरिटी की बात को मद्देनजर रखते हुए एक नए तरह का कास्ट ग्रुप का जन्म होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड कास्ट एंड बैकवर्ड कास्ट। दोस्तों, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड और कुछ नहीं है, बस अपने मेजोरिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं किसी एक जाति विशेष को, जैसे आप किसी भी जात को ले सकते हैं, सपोज कीजिए जैसे यादव हुए, गुप्ता हुए, जायसवाल हुए, चौरसिया हुए, कुशवाहा हुए, ठीक है, ऐसे कितनी भी जातियां हुई, तो ये सब अलग अलग हुए।
अगर हम बात करें तो इस तरह से लोगों का वोट भी अलग अलग हुआ। लेकिन अगर हम एक साथ में ले लेते हैं कि ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, तो इसके अंतर्गत ये सब एक हो जाएंगे। और अगर कोई ये अपील करे कि भाई हम ओबीसी वाले लोग हैं, हमें ओबीसी वाले लोगों को वोट पूरा चाहिए, तो अब ओबीसी के अंतर्गत ये सारे लोग जो हैं इनको वोट देंगे। सेंटिमेंट्स, दैट इज द बैकवर्ड। यानी कि एक नए तरह का मेजोरिटी के बेसिस पे एक नए तरह का कास्ट ग्रुप बनाया जाता है जिसका नाम है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कास्ट। ये और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक तरह का कास्ट ग्रुप है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जाति में भी पॉलिटिक्स का काफी ज्यादा योगदान है और पॉलिटिक्स में भी जाति का काफी ज्यादा योगदान है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स में इन सब चीजों का क्या रोल था इस पे डिपेंड करता है। दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे जेंडर में, जेंडर के लिए फेमिनिस्ट जो मूवमेंट है ये आज भी पूरी तरह से अपने मूवमेंट को लेकर काफी ज्यादा अग्रसर है कि महिलाओं का जो ग्रोथ है और ज्यादा किया जाए। अगर 200 साल पहले या 100 साल पहले अगर कोई इस देश से बाहर गया हो और अगर अभी भी जिंदा हो या उसके वंशज अगर हों और वापस आए और इसी भारत देश में आए, यहाँ की स्थिति को देख के उन्हें यकीन नहीं होगा कि ये वही भारत देश है जहां महिलाओं को आज इतना ज्यादा अधिकार मिल रहा है जो पहले कभी नहीं मिलता था। ठीक है दोस्तों, महिलाओं का ये इन्हीं फेमिनिस्ट ये मूवमेंट का ही असर है कि आज के समय में हम पाते हैं कि बड़े बड़े पोस्ट पे भी हमें महिलाएं दिखाई देती हैं। आज भी डॉक्टर, लॉयर्स, इंजीनियर्स जो भी हम पाते हैं अगल बगल, यहाँ तक कि अब तो बड़े बड़े पोस्ट की भी बात करते हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर तक के पोस्ट पे भी महिलाएं दिखाई देती हैं। तो ये और कुछ नहीं है बल्कि ये बदलते हुए समय का एक नजरिया है। लेकिन अभी भी पूरी तरह से इसको और भी ज्यादा विचार योग्य बनाने, मतलब ज्यादा इसको एक्टिव करने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि अभी भी अनटचेबिलिटी पूरी तरह से हमारे देश से हटा नहीं है। अभी भी महिलाओं का जगह जगह पे, स्पेशली हम शहरों की ही बात करते हैं, शहर में जहां पे लोग ये बात करते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग ज्यादा से ज्यादा है, लेकिन अभी भी शहरों में ही ज्यादा महिलाओं के साथ हरासमेंट होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है और तो और वायलेंस भी होता है। इवन शहरों की बात करते हैं तो महिलाओं को अपने घरों में भी वो सुरक्षित नहीं है, उन्हें घरों में भी मारा जाता है, पीटा जाता है और डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पे उनके साथ अभद्र बर्ताव किया जाता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही विचार देने वाली बात है। कुछ ऐसे नियम कानून बनाने चाहिए, सरकार को ऐसे सख्त स्टेप्स लेने चाहिए ताकि इन महिलाओं का ग्रोथ हो सके और ये लोग पूरी तरह से अपनी रिस्पेक्ट के साथ, अपनी इज्जत के साथ इस देश के बड़े से बड़े पोस्ट को, हायर पोस्ट, हायर जॉब वाले पोस्ट को भी ये गेन कर सके। और ये तभी होगा जब इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इनको भी सरकार की तरफ से वो सारी सुविधाएं मिल सके। और ये कब होगा? जब इनको जैसा कि रिजर्वेशन की मांग की गई थी वो रिजर्वेशन मिले या फिर इनको आगे बढ़ने के लिए कोई न कोई नई नीति, नया नियम, कानून पास किया जाए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, और जैसा कि मतलब अगर इसमें किसी तरह का कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और हमेशा की तरह लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सामने बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए ताकि फ्यूचर में आने वाले कोई भी इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर्स होंगे वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। थैंक यू सो मच।